नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, इसमें अब तक जो है 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं तो उसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बात करें तो यूथ कंपटीशन हो या फिर किरण पब्लिकेशन हो दोस्तों, सभी का आप टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें सभी का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर का 12 वाला क्या पहला प्रश्न है। कह रहा कि घोड़े की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, सुरकोटदा से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से। बात किया जा रहा है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है दोस्तों, तो यह आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही है कि सुरकोटदा से जो है घोड़े की हड्डियां मिली हैं। घोड़े की हड्डियां के साथ साथ दोस्तों यहाँ मनका भी प्राप्त हुआ है। मनका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा नया व्रत जोड़ा था। जैन धर्म में महावीर स्वामी कौन सा नया व्रत जोड़े थे? अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का। तो महावीर स्वामी द्वारा जो जोड़ा गया था यह ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। महावीर स्वामी चौथे जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, यह 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था। मौर्य वंश कितने वर्षों तक शासन किया था? 132 वर्ष, 135, 136 या फिर 137 वर्ष। बात किया जा रहा है मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश जो है 137 वर्ष शासन किया था दोस्तों। बात किया जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे बृहद्रथ। उनकी हत्या जो है उनके सेनापति ने ही, पुष्यमित्र शुंग ने जो है उनकी हत्या कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना करने वाला कौन शासक है? तो पुष्यभूति शुंग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, किस दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिणी भारत को जीतने का प्रयत्न या सबसे पहले किया था? दक्षिण भारत को जीतने का सबसे पहले प्रयास कौन शासक किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था, मलिक काफूर था या मोहम्मद बिन तुगलक था। तो दक्षिण भारत को सबसे पहले जीतने का जो प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यह सबसे पहले दक्षिण भारत का प्रयास किया था कि अपने राज साम्राज्य में मिलाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी जो हैं, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया। छत्रपति शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? 1673 में, 1674 में, 1675 या 1676 में। तो शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाए थे 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक कराया गया था रायगढ़ के किला में करवाया गया था। और इनके जो राज्याभिषेक कराने वाले पंडित थे यह बनारस के विद्वान गंगा भट्ट पंडित थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो छठवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में आपका होता है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, डचों को, मराठों को हराया था। तो ब्रिटिश सेना ने जो है फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में।
तो जो करो या मरो का नारा लगाया गया था दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन में लगाया गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 7वां 8वां पूछा जा रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन था? वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, सैयद अली इमाम है, या फिर डी और सी ऑप्शन कह रहा है कि कृष्णा सिन्हा है, तेज बहादुर सप्रू हैं। तो पूछा गया था कि प्रश्न था आपके सामने, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, यह पूछा गया। तो प्रथम भारतीय जो थे दोस्तों, यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो बंगाल प्रांत में एडवोकेट जनरल थे। इन्होंने जो है 1920 में जो है 1920 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। यह जो है पहले भारतीय गवर्नर हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन व्यक्ति हैं? महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर एडोल्फ हिटलर हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाला जो व्यक्ति हैं एडोल्फ हिटलर है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 10 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? 1909 के अधिनियम के तहत, या फिर 1919 के, 1935 के, या 1764 अधिनियम के तहत? यह बात किया जा रहा है बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 11 नंबर का, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? यांगती सिक्यांग है, अमेजन नदी है, येनसी नदी है, या फिर नील नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों यांगती सिक्यांग है, जिसमें यह लिखा गया है यांगजी लिखा गया है। तो यांगती सिक्यांग इसका पूरा नाम है और यह चीन देश में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? चीन देश में प्रवाहित होती है दोस्तों। और बात किया जाए नील नदी की, तो नील नदी यह जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई इसकी है 6695। नील नदी की लंबाई 6695 है दोस्तों। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी हमसे पूछा गया था, तो यांगती सिक्यांग नदी है। यह चीन देश में प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपके सामने पूछा जा रहा है कि लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? लातविया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है, रिंगा है, काबुल है, या फिर कास्टरी है? तो लातविया की राजधानी की बात किया जा रहा है, तो लातविया की राजधानी दोस्तों रिंगा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? जो जादूगोड़ा की खान है वह किस लिए जाना जाता है? चंदन की लकड़ी के वन के लिए, या फिर करघा उद्योग के लिए, या फिर एक सींग वाले गैंडा के लिए, या फिर यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है? तो जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, यह सभी को पता होगा कि यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अगर बात करें जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। कहाँ है? झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। सिंहभूमि जिले में है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था? 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। कहाँ के राज्य की बात है? नागालैंड की, सिक्किम की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की।
तो यह दोस्तों जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी थे, किलोमीटर में थे, तो यह थे आपके कहाँ, किस राज्य में थे, यह अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है। भारत का गहना किसे कहा जाता है? नागालैंड को, मणिपुर को, त्रिपुरा को, असम को। तो पूछा गया है कि भारत का गहना किसे कहा जाता है। भारत का गहना दोस्तों कहा जाता है मणिपुर राज्य को। मणिपुर को जो है भारत का गहना कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है 9 पहाड़ियों में से घिरा है दोस्तों। जो मणिपुर है यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक अंडाकार आकार की घाटी है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित आभूषण की तरह दिखाई देती है, इसलिए जो इसे भारत का गहना कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का पूछा जा रहा है, कह रहा कि मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का पूछा जा रहा है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1941 में, 1949 में, 1937 में, या फिर 1935 में। तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों यह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था, पारित हुआ था दोस्तों। कब? 16 मार्च 1949 को पारित हुआ था। इस अधिनियम में बताया गया था दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के सभी बैंकिंग फार्मों को नियंत्रित कर लिया गया था, सभी बैंकों को जो है नियंत्रित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों सभी को पता होगा क्या होता है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है आपके सामने। कह रहा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन। कह रहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 5 जनवरी 1962 को, 14 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1966 को, या फिर 1 जनवरी 1960 को की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, यह किया गया था आपका 14 जनवरी 1965 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जनवरी 1965 को। चलिए अगला प्रश्न है इसी क्रम में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य को अपनाया था। सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला कौन राज्य है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो सबसे पहले जो है पंचायती राज जो लागू हुआ था दोस्तों, यह अपनाया था आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान के जो है नागौर जिले में। कहाँ? नागौर जिले में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? 202 में है, 124 में, 197 में, या 152 में। तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अनुसार कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 23 नंबर का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है। 249 का संबंध किससे है दोस्तों? पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है कि इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से है, नहीं है।
बी ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा के विघटन से है, तो यह भी गलत बताया गया है। अनुच्छेद 249 की बात हो रही है। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है दोस्तों? संसद की प्रशासनिक शक्तियों से है, तो यह भी बात गलत है। 249 में कहा गया है दोस्तों कि राज्यसभा संसद को राष्ट्रपति हित में जो है राज्य सूची विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देती है। तो यह ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाए कि राज्य सूची के विषयों में संबंध के रूप में संसद की विधायी शक्तियों का प्रावधान किया गया है 249 में। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है आपके 108 अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? केंद्रीय और क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका बिहार राज्य जो है यह केंद्रीय परिषद क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो है दोस्तों यह आपका होता है फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार में पूछा गया कि किसी वस्तु की गति खाली स्थान है यदि उसका वेग स्थिर है। कह रहा कि किसी वस्तु की गति जो है यदि उसका वेग जो है स्थिर रहता है तो क्या होता है? असमान होता है, समान होता है, केवल बढ़ रही होती है या केवल घट रही है। तो किसी वस्तु की गति अगर समान है तो उसका वेग जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि फॉलिंग जो है, फॉलिंग गैस का क्या है? फॉलिंग गैस क्या है दोस्तों? यह पूछा गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। तो लाफिंग गैस जो होती है दोस्तों यह नाइट्रा ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रा ऑक्साइड। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 29 नंबर का देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन दिया गया है, अब विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो रतौंधी रोग की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो फूलों की खेती होते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल बात सही कही गई है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी के अंदर आता है। मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर में आता है दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन जो है सेरीकल्चर में नहीं आता है। मधुमक्खी पालन जो होता है दोस्तों एपी कल्चर में आता है। किस में आता है? एपी कल्चर में आता है आपका मधुमक्खी पालन। अगला है कि फलों का जो अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में किया जाता है। यह बात हमारी सही है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा सुमेलित नहीं है। इसमें मधुमक्खी पालन का सेरीकल्चर दिया गया था। मधुपालन जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दोस्तों मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं। तो दोस्तों मैथ का प्रश्न जो है यह हमारा प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गए हैं। 2-3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। उसके बाद इसको समाप्त करने के बाद आपका मैथ, रीजनिंग और आपके जो गद्यांश दिए गए हैं इसको कवर किया जाएगा इसी प्रैक्टिस सेट के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि संधि से प्रश्न शुरू होता है। गह चरित की संधि क्या है दोस्तों? गह चरित की संधि क्या होता है दोस्तों? अगर दिया गया है विसर्ग संधि और उसका साथ जो है किसी के साथ अगर च छ आता है दोस्तों, विसर्ग के साथ अगर च या छ आता है तो यह जो है दोस्तों बदल जाता है
बड़ा सा में बदल जाता है। अगर जो है विसर्ग के बाद आपका आता है ट और ठ आता है, ट और ठ आता है, तो यह अपना का जो बदलता है यह बदल देता है सा में। विसर्ग के बाद की बात की जा रही है। अगर बात करें आता है आपके सामने त और थ, विसर्ग के बाद त और थ आ रहा है, तो इसका जो है बदल जाता है या दोस्तों अपने के सा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सा वर्ण में बदल जाता है। तो हमसे पूछा गया कि गौह चरित संधि क्या होती है, तो इसमें दिया गया है विसर्ग भी दिया गया है, उसका साथ जो है चा से मिल रहा है, उसके बाद जो चा शुरू होता है तो इसका जो है सा में बदल जाता है। तो बीच में जो सा दिया गया किस में दिया गया, तो ऑप्शन केवल सी में दिया गया है, गौस चरित होता है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद च छ आता है तो बड़ा सा में बदलता है, किसमें? बड़ा सा में बदलता है। अगर वहीं ट ठ के बाद जो है विसर्ग के बाद ट ठ आता है तो यह जो है मूर्धन्य सा में बदल जाता है। अगर बात किया जाए त थ के बाद कोई आता है, विसर्ग के बाद त थ आता है, तो यह छोटा सा में बदल जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? स्त्रीलिंग शब्द कौन है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह होता है। पूछा गया है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है। इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग जो है अहिंसा जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी शेष जो दिए गए हैं किन्नर, अंतरी और अपिग्रह जो होता है यह पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा होना, कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा जो होता है दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति दोस्तों, अनुभवी नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं। तो जय भारत की बात की जा रही है। जय भारत के रचनाकार जो हैं यह आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है कि व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास का विलोम बताया पूछा जा रहा है हमसे। तो व्यास का विलोम सभी को पता होगा, समास का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास का जो है विलोम शब्द समास होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किस देश के साथ किया है? जो दुस्तलिक सैन्य अभ्यास किया गया दोस्तों किस देश के साथ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएई या फिर कतर के साथ किया गया है। तो दुस्तलिक जो सैन्य अभ्यास किया गया है यह किया गया है आपका दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है करंट अफेयर का है। कह रहा कि किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? कौन जीती हैं दोस्तों? यह जीती हैं आपकी अदिति अशोक। ऑप्शन पहला होगा अदिति अशोक ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप के किस देश ने जो है मासिक धर्म अवकाश देने का कानून पारित किया है? यूरोपीय देश में कौन सा देश जो है कि मासिक धर्म अवकाश देने का कानून पारित किया है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है। तो मासिक धर्म अवकाश देने का जो कानून पारित किया है यह स्पेन ने किया है। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 24 नंबर का 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार? 126वां है,
36वां या 138वां 137वां। तो यह दोस्तों जो भारत का स्थान दिया गया है 126वां स्थान है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 55 नंबर का पूछा गया है कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे सीईओ किसे नियुक्त किया गया। पूछा गया है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं। नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं दोस्तों, ये सभी को पता है, सभी लोग जुड़े हैं करंट अफेयर से, तो जो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2023 में कह रहा है कि 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह आपका प्रदान किया गया है दोस्तों एंजेला मार्केल। किसको दिया गया है, एंजेला मार्केल को। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की किस जयंती का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई है, आयोजन किया गया है। 251वां या फिर 393 या 401 301। तो छत्रपति शिवाजी की जो जयंती आयोजित की गई है दोस्तों, यह किया गया है 393वां जयंती थी। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट उद्घाटन किया है। पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यूपी ग्लोबल इवेंट्स समिट उद्घाटन कहाँ किए हैं। यह किए हैं आपके दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। आदि महोत्सव किस शहर में किया गया है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो आदि महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, इसका किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। कौन सा देश है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला जो देश है दोस्तों, यह आपका दक्षिण अफ्रीका है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध जो है बिलियर्ड से है दोस्तों। किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड से है दोस्तों। तो यह आपके हैं पंकज आडवाणी। कौन है, पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म जो है गलत ढंग से सुमेलित किया गया है। गलत ढंग से सुमेलित किया गया है दोस्तों, कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वांचो कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। जी बिल्कुल बात सही है, वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और बात किया जाए, आपका दिया है गिद्दा, गिद्दा पंजाब में मनाया जाता है, ठीक। और घूमर की बात किया जाए तो बिहार में नहीं मनाया जाता है। जो है नागक्रेमा की बात करें, मेघालय में मनाया जाता है। अब बात किया जा रहा है कि घूमर जो नृत्य है यह कहाँ मनाया जाता है। घूमर नृत्य आपके राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी वाला सही है, यही सुमेलित नहीं है सही से। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है, एरेवान है, टोक्यो है, पेरिस है, वेनिस है। टोक्यो किसकी राजधानी है, यह जापान की है। पेरिस किसकी है, फ्रांस की है। तो बच्चा क्या आर्मेनिया की राजधानी क्या होगा दोस्तों, तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय लेखक की पुस्तक है। कह रहा है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। सीवी रमन की है, हरगोविंद खुराना की है, श्रीनिवास रामानुजा की है, सत्येंद्र नाथ बोस की है। तो यह जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है, यह पुस्तक जो है श्री रामानुजा
श्रीनिवास रामानुजा की है दोस्तों, यह गणितज्ञ भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 65 नंबर का प्रश्न है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अमीर खुसरो का नाम जो है किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। सितार के, तबला के, शहनाई के, सरोद के। तो अमीर खुसरो को जो जाना जाता है दोस्तों सितार के नाम से, सितार वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और इन्हें जो है दोस्तों तोताए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद भी कहा जाता है। और यह कवि के साथ साथ तबला वादक के साथ सितार वादक के साथ साथ यह कवि थे, संगीतकार भी थे और शायर भी थे दोस्तों अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को, कैलाश सांखला को, अन्ना हजारे को, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके कैलाश सांखला को। इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है 1989 में दोस्तों इन्होंने एक टाइगर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिससे वे बाघ संरक्षण की अपनी जो है वचनबद्धता जारी कर सके। इसलिए इन्हें जो है कहा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। कैलाश सांखला को जाना जाता है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। तो गोलकुंडा की बात की जा रही है दोस्तों, तो गोलकुंडा जो है दोस्तों यह आपके तेलंगाना से संबंध है, तेलंगाना राज्य से है। गोलकुंडा दोस्तों तेलुगु भाषा का शब्द है। गोलकुंडा तेलुगु भाषा का शब्द है, इससे याद करेंगे आप, तेलंगाना से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 68 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्टाजेना, कह रहा है कि कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। कार्टाजेना कहाँ स्थित है। कोलंबिया में है, वेनेजुएला में है, ब्राज़ील में है, यूयाना में है। पूछा गया है कि कार्टाजेना जो है कहाँ से संबंधित है। कार्टाजेना का जो संबंध दोस्तों यह आपका स्थित है कोलंबिया में। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, कार्टाजेना जो है कोलंबिया से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है 2021 में मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम जो थी दोस्तों यह थी आपकी रीस्टोर अवर अर्थ होता है। इसकी जो थीम थी 2021 की रीस्टोर अवर अर्थ होता। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 70 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है और आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्थित है। विठूर जो है किस जिले में स्थित है। मथुरा में है, कानपुर देहात में है, झांसी में है, लखनऊ में है। तो प्रसिद्ध पर्यटक जो विठूर हैं यह कानपुर में है दोस्तों, कानपुर देहात में है। किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो विठूर की बात करें तो यह प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो है विठूर को भगवान राम के पुत्र जो लवकुश थे उनका जन्म स्थल यहाँ माना जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यही माना जाता है कि वाल्मीकि ने महाकाव्य की रचना भी यहीं से की थी। महाकाव्य जो रामायण है उसकी रचना वाल्मीकि जी यहीं से किए थे आपके विठूर से। कहाँ स्थित है विठूर आपका, यह आपके कानपुर देहात में स्थित है। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं, यही कमेंट करिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर ही देंगे, हमको उम्मीद है, लाइक तो कर ही देंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।